नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिवाकर सोनी वापस से आपके सामने हाजिर हूँ सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी की क्लास लेके। और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप जिस भी रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूर्ण मनोयोग से लगे हुए होंगे और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो निश्चित तौर पे आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो उससे अंदाज़ा लग ही गया होगा आपको। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम विद्युत संकेतों के से प्रारंभ करके और अपनी विषय को आगे तक ले अपनी यात्रा को आगे लेके जाएंगे। इससे पहले कल जो हमने पढ़ा था इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने अपनी जो बात स्टार्ट की थी आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले सूचना के सृजन भंडारण प्रसंस्करण की बात की थी। तत्पश्चात कम्युनिकेशन सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पे भिजवाया जाना, उसमें संचरण साझा करना और आदान प्रदान। सबसे महत्वपूर्ण जो तकनीकें आपको याद रखनी है इसके अंतर्गत वो है वाईफाई लाईफाई। इनमें से कोई सी भी अगर 5 तकनीक भी अगर आपके दिमाग में है तो आप कहीं पे भी लिख पाएंगे और उसको यूज़ कर पाएंगे। वाईफाई लाईफाई, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, आरएफआईडी, एनएफसी, सेलुलर टेक्नोलॉजी, स्पेस इंटरनेट, एआई, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अलावा और भी कम्युनिकेशन की टेक्निक्स होती हैं, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा मैं आपको। इसके बाद सूचना की मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन काम में आएगी। इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन सार्थक एवं प्रसंस्कृत आंकड़ों को सूचना कहा जाता है। और संचार सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषण। संचार के हमने प्रकार देखे थे, मौखिक संचार, अमौखिक संचार और लिखित संचार। मौखिक, अमौखिक और लिखित संचार, ठीक है। साधारण सी बात थी, कोई बड़ी टफ नहीं थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा था संचार की आधारभूत प्रणाली। संचार की आधारभूत प्रणाली में 2 टर्म्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो थी, एक तो ट्रांसड्यूसर और एक मॉड्यूलेटर। ट्रांसड्यूसर क्या काम कर रहा था? ट्रांसवर्ड कीवर्ड आप ध्यान रखिए, ट्रांस रूप परिवर्तन के लिए। और मॉड्यूलेटर क्या काम कर रहा था? मॉड्यूलेटर काम कर रहा था हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव पे आपके जो इनपुट सिग्नल है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव पे आपके इनपुट सिग्नल को सुपर इम्पोज करने के लिए मॉड्यूलेटर, और वापस हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव से उतारने के लिए डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये इस तरह के जो फ्लो चार्ट्स हैं इनका आप विशेष ध्यान रखा कीजिए जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग में, और इवन मेंटल मैप्स, जो हमारे दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन का एक फिंगरप्रिंट जो निशान बनता है उसमें इस तरह के डायग्राम्स आसानी से हमें याद हो जाते हैं और लंबे समय तक हमारी मेमोरी में रहते हैं। इसलिए इस तरह के डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस किया कीजिए कि किस तरह से उसका फ्लो चार्ट बनाया जाए कि हमें वो चीज़ लंबे समय तक याद रह सके। यही है हमारे प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग हम समझ रहे थे वो इसी का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमने ट्रांसमीटर देखा था, रिसीवर देखा था, डिमॉड्यूलेटर और मोडेम तक हम आ चुके थे। अब हम आज बात करेंगे विद्युत संकेत के बारे में। अब आप ये बताइए कि संकेत क्या होता है। एक नॉर्मल इनपुट सिग्नल की बात कर रहे थे कल हम, और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की बात कर रहे थे। जो इनपुट सिग्नल और इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या डिफरेंस आया था? डिफरेंस आया था ट्रांसड्यूसर से। जो ट्रांसड्यूसर था वो इनपुट सिग्नल को हमारे विद्युत सिग्नल में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। तो सिग्नल क्या हुआ? एक ऐसी सूचना जिसे विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर दिया गया है। विद्युत तरंगों में क्यों परिवर्तित कर दिया गया है? विद्युत तरंगों में इसलिए परिवर्तित कर दिया गया है क्योंकि हमें उसे कम्युनिकेट करना है, हमें उसका संचार करना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाना है। अब उसके लिए उस मीडियम पे, जो मीडियम है हमारा, वो मीडियम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ही सपोर्ट करता है। तो आपका जो भी रो इनपुट है, मैसेज है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो ऐसी सूचना
जिसे विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर दिया गया है और वो तैयार है कि संचार माध्यम के द्वारा प्रेषित किया जा सके। संचार माध्यम के द्वारा उसे प्रेषित किया जा सके तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए सामान्य तौर पे काफ़ी समय से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल के बारे में कि सिग्नल्स दो टाइप के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होता है और एक डिजिटल सिग्नल होता है। एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल सिग्नल होता है। लेकिन जो हम इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, हम इनके डायग्राम पढ़ लेते हैं, हम इनके ग्राफ पढ़ लेते हैं, हम इनकी कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस ये आता है कि हम उनको भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि यार एनालॉग वो था और डिजिटल वो था। मैं आपको इनको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि जो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन जो याद रखने की ट्रिक है वो आप ध्यान रखिए। एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इलेक्ट्रिक सिग्नल के टाइप हैं। पूछा जा सकता है जहाँ पे भी जो मेंस होता है उसमें पूछा जा सकता है कि दोनों के जो है आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, या तो इस तरह से पूछा जा सकता है, या बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न आते हैं उनमें यह पूछा जा सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, किसी भी एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल वो किस तरह से जो है किस वेव फॉर्म के रूप में प्रदर्शित की जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं सामान्य भाषा में आपको इनको समझाता हूँ ताकि आप भूले नहीं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले आपको इसका निरूपण, इसका जो पिक्चराइजेशन है वो पता होना चाहिए। उसके लिए हम एक बार इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, जो आई होप आप सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी स्तर पे जरूर पढ़ी होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज अनुरूप या एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुरूप सिग्नल। ठीक है। ये सतत संकेत होते हैं। सतत संकेत क्यों होते हैं? सतत संकेत इसलिए होते हैं जैसे कि ये हमारा सिग्नल है, इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टोर्शन नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होता 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 चलता 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 लास्ट तक इसी तरह से चलता रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है। धीमे धीमे इसमें जो है अचानक से परिवर्तन नहीं दिखाता। जब नीचे से ऊपर जाता है तो इस तरह से आएगा और ऊपर से नीचे धीरे धीरे आएगा। आप समझ रहे हैं कि अगर इसका रियल लाइफ में अगर आपको एग्जाम्पल से समझना हो तो जैसे हमारा फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन का एक रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर दो टाइप के होते हैं। एक रेगुलेटर होता है जो फ्री रेगुलेटर होता है, जो धीरे 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 हम उसको घुमाते हैं और पंखे की स्पीड बढ़ती है और पंखे की स्पीड कम होती है। पंखे की स्पीड बढ़ती है और पंखे की स्पीड कम होती है। एक रेगुलेटर ऐसा होता है जिसमें नंबर्स लिखे रहते हैं और 1 2 3 4 या 5, 4 या 5 तक स्पीड अपन कहते हैं कि यार पंखा 4 पे कर दो, तो वो 4 पे जो है अपन उसको रेगुलेटर को ले आते हैं, उसका एरो 4 पे ले आते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, 1 स्टेप, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड 4th स्टेज और 5th स्टेज, जिस स्टेज पे वो चल रहा है वो तो हो गया आपके डिजिटल सिग्नल। और जो रेगुलेटर पंखे का है जो कंटिन्यू घूमता है, जो कंटिन्यू घूमता है, जिसमें कोई स्टेप्स नहीं है, कोई स्टेजेस नहीं है, सीधा जहाँ आप रोकेंगे वहीं रुक जाएगा और जहाँ आप बंद करेंगे वहीं बंद हो जाएगा, वो आप समझ लीजिए कि वो एनालॉग सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल। और जो स्टेज वाइज चल रहा है वो है डिजिटल सिग्नल। क्यों है? क्योंकि डिजिटल जो हमारा डिजिटल सिग्नल रहता है उसका निरूपण किया जाता है कुछ ऐसे। डिजिटल सिग्नल का निरूपण किया जाता है कुछ ऐसे, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, 0 1 1 0 0 1, 1 के बाद सीधा 0, 0 के बाद सीधा 1, बीच में कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आप इसको 0 माने, इसको 1 माने तो इतनी सारी वैल्यूज ये रखता है, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद सीधा 0 आ रहा है। तो ये स्टेजेस है। पंखे का रेगुलेटर जैसे 1 के बाद सीधा 2 पे गया तो कौन सा सिग्नल हो गया? वो डिजिटल सिग्नल। लेकिन धीरे 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 जाता है, जो फ्री वाला रेगुलेटर होता है वो कौन सा हो गया? एनालॉग।
समझ में आ गया आपको? एनालॉग सिग्नल एक साथ जो है आपके चेंज शो नहीं करेगा और डिजिटल सिग्नल एक साथ चेंज शो करेगा। ठीक है, अब देखिए, ये कंटिन्यू संकेत होते हैं, सतत संकेत होते हैं और अचानक परिवर्तन नहीं दर्शाते, अचानक परिवर्तन नहीं दर्शाते। देख लिया आपने, ये वेवफॉर्म से और देख सकते हैं आप, किसी तरह का अचानक परिवर्तन नहीं। अगर यहाँ 0 है, यहाँ 1 आप कंसिडर कर रहे हैं, तो धीरे 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 ऊपर जाएगा और धीरे 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 वापस नीचे आएगा, फिर वापस धीरे धीरे जाएगा और धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि सीधा 0 से एकदम से वैल्यू 1 आ गई और 1 से सीधी वैल्यू 0 आ गई, इसलिए ये कंटिन्यू भी है और अचानक परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं। दूसरा है कि इनकी प्रकृति होती है सरल, इनकी सरल प्रकृति होती है, सरल प्रकृति होती है और इनकी गुणवत्ता जो है, देखिए आजकल एनालॉग सिग्नल अभी भी यूज़ होते हैं, लेकिन एनालॉग सिग्नल कम प्रासंगिक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल सिग्नल ने उसकी जगह ले ली है। आज हमारे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब उपकरण डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं। जैसे हमारा पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव की जो मेमोरी होती है, जिसमें आप अपनी इमेजेस, फोटो, वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसमें स्टोर करते हैं, तो वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होते हैं। बाइनरी फॉर्मेट कहा जाता है इसे, 0 और 1। तो बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 डिजिटल सिग्नल के रूप में वो स्टोर होते हैं और उसी वजह से उनमें डिस्टोर्शन कम होता है, उनमें डिस्टोर्शन कम होता है, उनकी जो है ऊर्जा की हानि उनमें कम होती है, उनकी गुणवत्ता अच्छी रहती है, लंबे समय तक उनकी गुणवत्ता अच्छी रहती है। और वहीं एनालॉग सिग्नल में क्या मिलेगा आपको? एनालॉग सिग्नल में गुणवत्ता कैसी मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? कम मिलेगी। एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल से गुणवत्ता कम होती है। इसमें शोर अधिक होता है। शोर का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस। अब शोर को आप कैसे समझ सकते हैं कि यार एनालॉग सिग्नल में शोर कैसे आता है? शोर ऐसे समझिए, जैसे रेडियो एक डिवाइस है जो कि एनालॉग सिग्नल का यूज़ करता है। रेडियो डिवाइस है, एनालॉग सिग्नल का यूज़ करता है। अब आप चलाइए उसकी फ्रीक्वेंसी को। जब भी आप उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने की कोशिश करते हैं कि हम आकाशवाणी लगा लें या कुछ और लगा लें, तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा शोर आता ही रहता है। तो वो जो जो हमारा इनपुट सिग्नल है, वो बाहरी वातावरण के दूसरी वेव से, दूसरे डिस्टोर्शन से प्रभावित हो रहा है, इसीलिए उसमें शोर सुनाई देता है और इसीलिए उसकी गुणवत्ता कम होती है। और जितनी लंबी डिस्टेंस तक ये सिग्नल ट्रेवल करता है, उसकी ऊर्जा की हानि भी ज़्यादा होती है। ये कंटिन्यू होते हैं और अचानक से परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं। तो और इस वेवफॉर्म का क्या नाम है? आपने पढ़ा होगा, स्कूल के समय में पढ़ा होगा आपने। ये जो वेवफॉर्म है, ये साइन वेव है या कोस वेव है? बताओ। साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, तो इसका निरूपण किया जाता है ज्या तरंग या साइन वेव द्वारा, या तो ज्या तरंग या साइन वेव द्वारा जो है इसका निरूपण किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम दूसरी हमारी वेवफॉर्म है कौन सी? डिजिटल सिग्नल। आप अगर इस एग्जाम्पल को दिमाग में याद रखेंगे कि जो पंखे का रेगुलेटर होता है, जो फ्री वाला होता है जिसमें स्टेजेज नहीं होती, वो हमारा एनालॉग सिग्नल है। उसमें गुणवत्ता कम होती है, शोर अधिक होता है, लंबी डिस्टेंस पे जो है ऊर्जा की हानि ज़्यादा होती है। और डिजिटल वाला कौन सा है? जो स्टेजेज होता है, 1 2 3 4 स्टेजेज जिसमें होती है, वो होता है डिजिटल सिग्नल। उसमें गुणवत्ता उच्च होती है, उसमें शोर कम होता है, उसमें ऊर्जा की जो हानि होती है वो ज़्यादा होगी, कम होगी? कम होगी, क्योंकि गुणवत्ता अच्छी है तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा की हानि कम होनी है। और इसका जो प्रदर्शन है, साइन वेव का हमने प्रदर्शन क्यों किया? साइन वेव से प्रदर्शित किया। साइन वेव से प्रदर्शित इसलिए किया क्योंकि हमको कंटिन्यूटी शो करनी थी। अब हमको कंटिन्यूटी शो नहीं करनी है, कंटिन्यूटी शो नहीं करनी हमको। किस वेवफॉर्म से हम दिखाएंगे इसको? हम दिखाएंगे ब्लॉक वेव से। और ये बाइनरी जो रहते हैं, बाइनरी सिस्टम से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है 1 0 1 0 1। ओके, इसके रियल लाइफ एग्जांपल आपने देख लिए। रेडियो एनालॉग सिग्नल का यूज़ करता है और बाइनरी सिस्टम जितने भी हमारे कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए और
पेन ड्राइव, इवन पेन ड्राइव में भी जो हमारा मेमोरी सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नल का यूज़ कर रहा है। डिजिटल सिग्नल का अगर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखें तो सबसे पहले आप एक बात ये भी देखिए कि जो हमारी ह्यूमन वॉइस है, जितनी भी वॉइस है, ह्यूमन वॉइस है, वो वॉइस उसका अगर आप पैटर्न देखें तो वो पैटर्न एनालॉग सिग्नल जैसा पैटर्न है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे सितार हो, चाहे गिटार हो, चाहे वीणा हो, उन सबका जो अगर वॉइस का में प्रेजेंटेशन किया जाए तो साइन वेव में प्रेजेंटेशन किया जाएगा। और डिजिटल जो है, डिजिटल वेव्स का जो है वो कहाँ काम में आती है? डिजिटल वेव्स काम में आती है जैसे कि आजकल डायरेक्ट टू होम डीटीएच जो चल रहा है, सेट टॉप बॉक्स, वो पहले वाले सिस्टम से किस तरह से अलग है? पहले एंटीना लगा करता था छतों पे, उसमें डायरेक्शन सेट करते थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्टोर्शन आता रहता था, जिनको कहते थे कि मच्छर आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, वो डिस्टोर्शन आता रहता था सिग्नल के अंदर। वो अब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। वो खत्म क्यों हुई? यही डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल के अंदर, यही डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल के अंदर। उसमें डिस्टोर्शन आता था जो एंटीना लगता था उस वाले सिस्टम में, आज जो छोटा सेट टॉप बॉक्स लग रहा है वो डिजिटल सिग्नल्स पे काम कर रहा है, इसलिए उसमें किसी तरह का कोई डिस्टोर्शन नहीं आता है और आपको निर्बाध रूप से सेवाएं प्राप्त होती रहती हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टर्म्स है और रेस्पेक्टिवली तुलनात्मक अध्ययन इनका जो है पूछा जाता है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है। अगर आप ये 4-5 पॉइंट भी याद रखेंगे तो आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग को हम क्या कहते हैं? बहुसंकेतन। मल्टीप्लेक्सिंग को क्या कहते हैं हम? बहुसंकेतन। बहुसंकेतन क्या होता है? कुछ शब्द को अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि आप सपोज कीजिए कि बहुत सारे हमारे पास इनपुट सिग्नल्स है, तो उन इनपुट सिग्नल्स को हमें दूसरी जगह भेजने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उन इन्फॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए या तो उतने ही बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी, या फिर हम अगर उन सभी सिग्नल्स को मर्ज करके एक सिग्नल बना दें और रिसीवर के एंड पे उस सिग्नल को वापस से, अगर रिसीवर के एंड पे 1 मिनट, हाँ जी, कहाँ थे हम? तो अगर बहुत सारे जो हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, इनपुट में बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको अगर हम सिर्फ एक सिग्नल में मर्ज करके और ट्रांसमिट कर दें और रिसीवर के एंड पे वापस से हमें ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त हो जाए, तो कितनी बैंडविड्थ बच जाएगी हमारे, और कितना जो है हमारे पास संसाधनों का सदुपयोग हम कर सकते हैं। इसके लिए कौन सी युक्ति का उपयोग करते हैं, कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर, और मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट होता है डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे संकेत एक संकेत के अंदर कन्वर्ट किए जाएंगे, फिर एक संकेत को रिसीवर के एंड पे वापस से अपने मूल फॉर्म में बहुत सारे संकेतों में खोल दिया जाएगा। ऐसा कोई डिवाइस ऐसा काम करती है क्या? कोई डिवाइस ऐसी आपके घर में भी एक ऐसी डिवाइस है जो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है? बताइए। अगर कभी आपने सोचा हो, दिमाग लगाया हो, तो क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा जो केबल का तार है, उस एक ही तार में से इतने सारे चैनल आते हैं। जो सेट टॉप बॉक्स में लगता है तार, उसमें से इतने सारे चैनल आते हैं हमारे को, लेकिन हम जैसा मनपसंद चैनल होता है वो देख लेते हैं। मतलब उस तार में सारे चैनल आ रहे हैं, उस तार में सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आ रहे हैं उस तार में, सभी चैनल्स के, और 1000 से ऊपर जो है आजकल चैनल्स हो चुके हैं। वो सारे के सारे एक तार में जो है हमारे पास रिसीव हो रहे हैं, और रिसीवर एंड पे कुछ सारे हमको मूलभूत फॉर्म में टीवी पे शो हो जाते हैं। उसमें से भी हम अगर 500 नंबर का देखना चाहते हैं या 800 नंबर का या 1000वें नंबर का चैनल देखना चाहते हैं तो हम चूज कर लेते हैं। वो किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? वो पॉसिबल हो पा रहा है मल्टीप्लेक्सर की वजह से। दूसरा उदाहरण देखिए आप, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का दूसरा उदाहरण देखिए। हमारे पास
जो एनालॉग सिग्नल को यूज़ करने वाली डिवाइस है रेडियो, रेडियो में बहुत सारे चैनल्स की फ्रीक्वेंसी होती है, या एफएम को ही ले लीजिए आप। एफएम में 92.7, 94.3, 103.6, इस तरह से बहुत सारी 88 से लेके 11 आई थिंक 115 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है फ्रीक्वेंसीज रहती हैं उसकी। तो इतने सारे जो चैनल रहते हैं, माई एफएम, बिग एफएम, रेडियो मिर्ची, इनमें से हम जिस फ्रीक्वेंसी को सेट कर देते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को हम सुन पाते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी का गाना हम सुन पाते हैं। मतलब एक ही मीडियम में सभी चैनल्स की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि किस फ्रीक्वेंसी को हमको यूज़ करना है। ठीक उसी तरह से मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर यही काम कर रहे हैं। इतने सारे चैनल हमारे को कुछ टीवी के तार में से भेजे जा रहे हैं। आप इसको टीवी का तार समझ लीजिए। इसको आप जो भी सेंडर है जहाँ से वो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, सारे के सारे चैनल्स वो मल्टीप्लेक्सर डिवाइस की सहायता से उन इनपुट लाइंस को सिंगल वायर के माध्यम से रिसीवर के एंड पे भेजता है, जहाँ पे आउटपुट लाइंस में वापस से ओरिजिनली उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये कौन करता है? डीमल्टीप्लेक्सर। इसको मक्स और डीमक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्स और डीमक्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। एक से अधिक इनपुट सिग्नल को जोड़कर एक आउटपुट सिग्नल बनाया जाता है। ये एक से अधिक मल्टीपल जो हमारे इनपुट सिग्नल थे, इनको सबको मर्ज करके एक आउटपुट सिग्नल बनाया गया, सिंगल आउटपुट सिग्नल। तो इस प्रक्रिया को बहुसंकेतन या मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। अब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बहुसंकेतन किसे कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग किसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि एक से अधिक इनपुट सिग्नल को जोड़कर एक आउटपुट सिग्नल जब बनाया जाता है तो उसे ही मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसका जो अपोजिट होगा वो डीमल्टीप्लेक्सिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है। और इससे यह तो जो डिवाइस होती है वो क्या कहलाती है? मल्टीप्लेक्सर। और इसका अपोजिट जो वर्क करती है डिवाइस, उसे क्या कहते हैं? डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है। चलिए जी, डीमल्टीप्लेक्सिंग या वो बहुसंकेतन था, तो ये इसे हम कहेंगे वी बहुसंकेतन और वी बहुसंकेतन। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, बहुत सारे इनपुट लाइंस को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना, सिंगल आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करना, सिंगल आउटपुट लाइन को मल्टीपल आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करना। समझ रहे हैं आप? मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो डीमल्टीप्लेक्सर के लिए इनपुट है। बहुसंकेतन की व्युत्क्रम प्रक्रिया, जिसमें सिग्नल से वास्तविक रूप के अनेक सिग्नलों को पृथक किया जाता है। इस हेतु किस युक्ति का प्रयोग करते हैं हम? डीमल्टीप्लेक्सर का। जैसे कि विभिन्न टेलीफोन लाइनों से आने वाले विभिन्न ऑडियो सिग्नलों की मल्टीप्लेक्सिंग से एक ही समय पर बहुत सारे कॉल संभव। मैंने आपको टीवी का उदाहरण देके समझाया, मैंने आपको रेडियो का उदाहरण देके समझाया कि टीवी में हम मल्टीपल चैनल्स आ रहे हैं, उनमें से देख पा रहे हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में इवन कई सारे जो है कॉल्स कर पाना पॉसिबल हो पाया है। जो लैंडलाइन से मोबाइल का जो डिफरेंस आया है कि कोई भी कभी भी किसी को भी कॉल कर सकता है, और बिजी का भी उसको पता लग जाता है कि सामने वाली लाइन बिजी है, लेकिन कोई भी किसी भी पर्सन को किसी भी समय कॉल कर सकता है। ये सब मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर टेक्निक से पॉसिबल हो पाया है। अब हम पढ़ते हैं संचार तंत्र। संचार तंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम कितने तरह के होते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधारों पे किया गया है। सबसे पहला किया गया है जैसे कि होस्ट के आधार पे। अब होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा, होस्ट एक नेटवर्क में जितने भी लोग जुड़े रहते हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं? होस्ट कहलाते हैं। एक नेटवर्क में जितने भी लोग जुड़े रहते हैं वो सबके सब होस्ट कहलाते हैं। इसे आप यूं समझे कि मैं अपने जो है किसी को भी मित्र को, अपने रिश्तेदार को, अपने घर वालों को से संचार करना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, हमारे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में चाहता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ और व्हाट्सएप पे जाके डायरेक्ट या तो कॉल कर सकता हूँ या वीडियो कॉल कर सकता हूँ।
और उसमें ग्रुप कॉल हो जाता है, उसमें किसी दूसरे भी पर्सन को ऐड किया जा सकता है। मतलब अगर देखा जाए 4 लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई भी किसी से भी संपर्क साध सकता है, तो उस नेटवर्क में उस घेरे में वो सबके सब होस्ट हैं, जिन्हें पीयर कहा जाएगा। पीयर का मतलब होता है जो होस्ट होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, जो होस्ट होते हैं एक नेटवर्क के अंदर 1 2 3 और 4। ये चाहे तो इससे कांटेक्ट कर सकता है, ये इससे कांटेक्ट कर सकता है, ये इससे कांटेक्ट, और ये चाहे तो इससे इससे इससे, और ये चाहे तो इससे इससे और इससे। ठीक है, तो तीनों या कोई भी आदमी किसी से भी बात करने के लिए स्वतंत्र है, तो वो कहा जाएगा पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। एक दूसरा टाइप होता है जिसमें सिर्फ एक सर्विस देता है और बाकी दूसरे सर्विस लेने वाले होते हैं। ऐसा कैसे होता है? इसका आप कॉलेज वगैरह में पढ़े होंगे, तो कॉलेज में देखा होगा कि एक सर्वर रहता है और उस सर्वर से ही सब कुछ चलता है। और जितने भी लैब में दूसरे कंप्यूटर्स रहते हैं वो सबके सब क्लाइंट का काम करते हैं, तो वो होता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें मीडियम के आधार पे, मीडियम का मतलब होता है माध्यम। माध्यम के आधार पे कैसे? हमने देखा था कि सबसे पहले कम्युनिकेशन आया लैंडलाइन, जिसमें कि वायर लगा करता था। उसके बाद कम्युनिकेशन हुआ कि वायर तो आ रहा है राउटर में लग गया, लेकिन उसके बाद वाईफाई हो गया। और अभी जो चल रहा है पूरा जो मोबाइल है उसमें कोई किसी तरह का कोई वायर नहीं है, वो पूरी तरह से वायरलेस है। मतलब मीडियम दो तरह के हो सकते हैं, या तो वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। अब जो वायरलेस सिस्टम है वो वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है या तो लॉन्ग रेंज के लिए हो सकता है या शॉर्ट रेंज के लिए हो सकता है। जब हम वायरलेस से बात करते हैं, आपने पुलिस थानों पे वायरलेस सिस्टम देखे होंगे, और वहाँ पे उनके लिए बड़े एंटीनाज लगाए जाते हैं। एंटीनाज क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो उस संबंधित थाना क्षेत्र के लिए दूसरे जो टावर होता है, वैसा का वैसा दूसरे थाने पे टावर होता है, वो आपस में अपनी निजी लाइन पे बात कर सकते हैं, लेकिन उनका एरिया बहुत कम होता है। उनका एरिया बहुत कम होता है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया छोटी दूरी के लिए। और जो बड़ी दूरी के लिए होता है, जैसे कि स्टारलिंक, स्पेसएक्स जो कंपनी है उसका प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, वो पूरी पृथ्वी को कवर कर रहा है। उसकी उसकी जो परास है, उसकी जो रेंज है, वो पूरी की पूरी अर्थ है, तो लंबी दूरी के लिए हो गया। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। जी, तो लॉन्ग रेंज जो है वो हो गया जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। स्पेस एक्स का जो हमने स्टारलिंक प्रोजेक्ट देखा था वो हो गया सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एक स्काई वेव और स्पेस वेव, ये भी लॉन्ग रेंज के कम्युनिकेशन के टाइप हैं। और अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करें, तो शॉर्ट रेंज में है वाईमैक्स, वाईफाई, ब्लूटूथ और एनएफसी। एनएफसी कल पढ़ा था हमने, आई होप आपको याद होगी उसकी फुल फॉर्म एनएफसी की, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो बारकोड स्कैन कर रहे थे वो कम्युनिकेशन लॉन्ग रेंज का था या शॉर्ट रेंज का? शॉर्ट रेंज का। नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, वाईफाई है, वाईमैक्स है, ब्लूटूथ है, सबके सब शॉर्ट रेंज वाले जो है कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसके बाद दूरी के आधार पे, दूरी के आधार पे देखिए आप, दूरी, आप अगर एक छोटे से घर में इंटरनेट चाहते हैं या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको? एक वाईफाई राउटर बहुत है, या पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो वायर आता है वो होता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक छोटे स्पेस पे जो इंटरनेट सर्व कर रहा है, वो नेटवर्क का टाइप क्या है? पैन, PAN। व्हाट इज दिस? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
उससे बड़ा क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा और अगर क्षेत्र बढ़ा दिया जाए, अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हैं जहाँ पे 5-7 फैमिली रह रही है, या कहीं पे जो है ऑफिस है, 3-4 जो है इस मंजिल का ऑफिस है, उसमें चाहिए तो या कॉलेजेस वगैरह में जो लगता है वो लगता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। उससे भी बड़ा कौन सा होता है, मेन। पूरे एक शहर के लिए जो आवश्यक है, एक अगर एक शहर को हमको जो है इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क चूज करेंगे हम, पेन करेंगे, लेन करेंगे, या मेन करेंगे। मेन, मेन क्या होता है, मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक शहर के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उससे भी बड़ा जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसकी शहर की सीमाएं नहीं है, बहुत बड़े भूभाग को कवर करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो बताइए आप, दूरी के आधार पे जो है नेटवर्क कितने प्रकार का हो गया, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कितने प्रकार का हो गया, पेन, लेन, मेन और वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद आता है पहुंच के आधार पे इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट पहुंच के आधार पर क्यों, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट पे क्या डिफरेंस है। एक और टर्म होती है इंट्रानेट। एक और टर्म होती है इंट्रानेट। हम सबसे पहले इंट्रानेट से शुरू करते हैं। इंट्रानेट क्या होता है, आप सपोज कीजिए किसी एक कंपनी के कर्मचारी हैं और वहाँ पे जो जितना भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है वो कर्मचारियों के बीच में ही रहना चाहिए। अब जो ऑफिशियल कर्मचारियों के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो उनके अपने पर्सनल नेटवर्क पे होता है और वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता बिना जब तक उसके पास एक्सेस नहीं हो। कोई भी कंपनी का नया कर्मचारी आता है तो उसको एक्सेस दिया जाता है, फिर वो उस कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट बनता है। उसको जिस तरह से आईडी दी जाती है, उसको आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं और उसी सिस्टम पे उसका लॉगिन होता है और वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो कहलाता है इंट्रानेट। मतलब एक छोटे से क्लोज्ड ग्रुप के लिए, एक छोटे और क्लोज्ड ग्रुप में अंदर ही अंदर जितने भी पीयर्स, जितने भी होस्ट आपस में बात करना चाहें वो सब बात कर सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी आदमी का इसमें प्रवेश नहीं, वर्जित है। इसमें बाहरी आदमी का प्रवेश वर्जित है क्योंकि उसको आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। जब तक उसके पास लॉगिन का एक्सेस नहीं होगा तब तक वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बाद आता है एक्स्ट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट भी एक तरह का इंट्रानेट ही है, इंट्रानेट नॉट इंटरनेट, इंट्रानेट। लेकिन इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में फ़र्क होता है कि बाहरी जो आदमी होते हैं उनको, कुछ विशेष आदमियों को इसके लिए एक्सेस दिया जाता है। अब कुछ विशेष आदमियों को कैसे एक्सेस दिया जाता है, जैसे कि अमेजन कंपनी से हम एज ए कस्टमर सामान ऑर्डर करते हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं उन सेलर्स को अमेजन पे दिया जाता है अलग से आईडी पासवर्ड, ताकि वो अपने सेलिंग की स्थिति, अपने विक्रय की स्थिति देख सकें, अपने माल के ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति देख सकें। तो वो उस नेटवर्क का भाग अमेजन कंपनी के पार्ट नहीं है। जो सेलर्स हैं वो अमेजन कंपनी के पार्ट नहीं है, लेकिन उनको इंट्रानेट में अलग से एक्सेस दिया जाता है ताकि वो अपने माल की निगरानी कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि उनका कितना माल अभी तक बिक चुका है, कितना इन्वेंट्री में रखा हुआ है। ये सब चीज़ें पॉसिबल है। अगर कोई कंपनी किसी को थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करती है, किसी भी चीज़ को आउटसोर्स करती है, तो आउटसोर्सिंग कंपनी से कम्युनिकेशन करने के लिए वो अपने नेटवर्क में उसको एक्सेस देती है। वो क्या कहलाएगा कि इंटरनेट के अंदर किसी थर्ड पार्टी को हमने एक्सेस दे दिया। जब थर्ड पार्टी को एक्सेस देते हैं तो इंट्रानेट कन्वर्ट हो जाता है एक्स्ट्रानेट के अंदर। समझ गए आप डिफरेंस। इंट्रानेट, इंट्रानेट का मतलब क्या हो गया, एक क्लोज्ड ग्रुप। इस क्लोज्ड ग्रुप के अंदर कोई नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास जाने का एक्सेस नहीं है, लेकिन मेरे से आपको काम पड़ रहा है और आपको मुझे इस क्लोज्ड ग्रुप का एक्सेस दे, आप मुझे इस क्लोज्ड ग्रुप का एक्सेस दे रहे हैं, तो आपका नेटवर्क क्या बन जाएगा, क्या वो इंटरनेट रह जाएगा, नहीं। अब वो इंटरनेट नहीं है, अब वो क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रानेट। क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रानेट। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरनेट।
कोई ये नहीं कहता कि मैं एक्स्ट्रा नेट चला रहा हूँ, कोई ये नहीं कहता कि मैं इंट्रानेट चला रहा हूँ, सब ये कहते हैं कि मैं इंटरनेट चला रहा हूँ। एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो सबके लिए सहज उपलब्ध है। कोई भी आदमी बस डेटा डेटा कितना उस पर कंज्यूम कर सकता है, इसका पैक जो है परचेज करता है और इंटरनेट पे सर्फिंग करने लग जाता है, डेटा कंज्यूम करने लग जाता है। तो वो नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। जिसे आप और हम सभी लोग चलाते हैं, वो क्या चला रहे हैं? इंटरनेट। ठीक है, तो ये पहुंच के आधार पे संचार तंत्र हो गया। इसके बाद आता है क्षमता के आधार पे। अब क्षमता के आधार पे 3 तरह के बैंड्स होते हैं जो कि इंटरनेट को डिफाइन करते हैं, हमारे कैपेसिटी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिफाइन करते हैं। पहला होता है बेस बैंड, दूसरा होता है वॉइस बैंड और तीसरा होता है ब्रॉड बैंड। आप लोगों ने हो सकता है कि बेस बैंड और वॉइस बैंड का नाम ना सुना हो या कम सुना हो। ब्रॉड बैंड सामान्यतः प्रचलित शब्द है। और ब्रॉड बैंड प्रचलित शब्द क्यों है? अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं और शब्दों को देखें अपन, इसमें बेस आ रहा है। बेस का मतलब आधारभूत, मतलब बेस मॉडल है, गाड़ी का बेस मॉडल है, मतलब सबसे नीचे। इसके बाद इसमें वॉइस आ रहा है और इसमें आता है ब्रॉड। अगर आप शब्दों को पकड़ लें तो आप इसको जो है डिकोड कर लेंगे इस कंसेप्ट को। बेस बैंड मतलब एक ही रास्ता है, इसमें से ही इंफॉर्मेशन को जाना है, इसमें से इंफॉर्मेशन को आना है, एक ही रास्ता है। एक ही रास्ते में से इंफॉर्मेशन को जाना भी है और इंफॉर्मेशन को आना भी है। वॉइस बैंड, वॉइस बैंड जो है वॉइस वाले पैटर्न पे काम करती है, सिर्फ आवाज वाले संकेतों को भेज सकती है। वॉइस बैंड जो है सिर्फ आवाज वाले संकेतों के लिए होता है। और ब्रॉड बैंड में क्या होता है? ब्रॉड बैंड, ब्रॉड शब्द से ही पता है कि ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। 1 2 3 4, इसमें मल्टीपल लेन होती है, जिसमें डेटा आ जा सकता है। मल्टीपल लेन्स, इसमें एक ही लेन होती है और उसी लेन में डेटा आता जाता है, इसमें मल्टीपल लेन होती है। वही बात है कि जहाँ पे सिंगल रोड होता है वहाँ पे आप अच्छी तरह गाड़ी चला सकते हैं या हाईवे पे चला सकते हैं। हाईवे और सिंगल रोड में क्या डिफरेंस होता है? हाईवे पे मल्टीपल लेन्स बनी होती है कि ये 6 लेन का हाईवे है, ये 8 लेन का है, ये 14 लेन का है, ये 16 लेन का है, तो आपको ज़्यादा जगह मिलेगी, आप आसानी से जो है आपका सिग्नल आसानी से ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन जो बेस या सिंगल रोड होगा उस पर जैसे ही लोड पड़ेगा, जब डेटा अधिक होगा तो कंजेशन होगा, और कंजेशन होगा तो अधिक मात्रा में हम डेटा ट्रेवल नहीं हो पाएगा। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उस रोड की कैपेसिटी होगी, उतना ही ट्रेवल हो पाएगा। तो कैपेसिटी के आधार पे, क्षमता के आधार पे बेस, बेस का मतलब, बोलिए आप मेरे साथ, बेस का मतलब क्या होता है? कि सिंगल रोड, जहाँ पे एक ही रोड अवेलेबल है जिस पे जा सकता है और वापस आ सकता है। दूसरा वॉइस बैंड, वॉइस बैंड का मतलब जिसमें कि सिर्फ आवाज, जो ध्वनि संकेत जा सकते हैं, वो वॉइस बैंड। और तीसरा कौन सा है? ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मतलब जो चौड़ा रास्ता है। चौड़ा रास्ता मतलब आप समझ लीजिए कि 8 लेन का हाईवे, 16 लेन का हाईवे, बहुत सारे हमारे पास रास्ते वहाँ मौजूद है जिस पे आया भी जा सकता है और जाया भी जा सकता है। इसलिए कैपेसिटी अब कौन सा यूज़ करेंगे हम, और कौन सा यूज़ में लिया जाता है कि मैंने तो घर पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगवा लिया, वो इसीलिए लगवाते हैं ताकि आसानी से डेटा ट्रेवल कर सके, कंजेशन नहीं हो, और डेटा की जो मात्रा है वो हमारी जो रिक्वायर्ड मात्रा है वो ट्रेवल हो जाए, और हमें बिना कंजेशन के, बिना किसी लेगिंग के हमारा काम पूरा हो जाए। ठीक है, अब देखिए आप, होस्ट के आधार पे संचार तंत्र। मैंने बताया अभी आपको कि 2 तरह के नेटवर्क होते हैं। वन इज पीयर टू पीयर, एक ये जो क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट है ये एक नेटवर्क के अंदर इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, और ये सब आपस में बातें करने के लिए स्वतंत्र है। सब आपस में बातें करने के लिए स्वतंत्र है। ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है। ठीक है, आप देखें कि ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है और ये इससे बात कर सकता है। इसी तरह से जैसे कि स्काइप में कॉल करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। सब आपस में स्वतंत्र है, सबके सब होस्ट है।
टोरेंट हो गया, स्काइप हो गया, जैसे कि टोरेंट हो गया, स्काइप हो गया, मुख्यतः जैसे विंडोज़ में इस तरह का पीयर टू पीयर सिस्टम रहता है, ठीक है। जो होस्ट होता है, जो होस्ट होता है, जो होस्ट होता है वही क्लाइंट की भी भूमिका निभाता है और सर्वर की भी भूमिका निभाता है। सर्वर क्या होता है? जो सर्विस देता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति करता है, आपके जो रिक्वेस्ट आती है उसको फुलफिल करता है, वो सर्वर होता है। और क्लाइंट कौन होता है? जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है वो क्लाइंट होता है, ठीक है। टोरेंट, स्काइप और मेनली विंडोज़ में ये देखने को मिलता है पीयर टू पीयर सिस्टम। और अगर क्लाइंट सर्वर सिस्टम की हम बात करें तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम कुछ निश्चित होस्ट सर्वर की भूमिका निभाते हैं और बाकी जितने भी होस्ट होते हैं वो क्लाइंट की भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको कॉलेज का एग्जांपल दिखाया, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है कॉलेज के अंदर, उस लेन में एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है, उस लेन में एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है और उस सर्वर से 100-200 कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं और उसकी जो रिक्वेस्ट होती है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स की रिक्वेस्ट है, इस तरह से उनको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या हमें विद्यार्थियों के साथ जो भी मटेरियल साझा करना है, वो सब चीज़ें सर्वर पे डाली जाती है। उनका इंटरनेट का सारा माध्यम इस सर्वर से होता है। हमारे भी सर्वर बने हुए हैं, जैसे आप और मैं जो सामान्य तौर पे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आए दिन अक्सर खबरें भी पढ़ते हैं हम कि आज व्हाट्सएप का सर्वर डाउन, सेवाएं जो है ठप रहेगी, या इंस्टाग्राम का सर्वर या एक्स का सर्वर या मेटा का सर्वर या XYZ किसी भी कंपनी का सर्वर जब डाउन हो जाता है तो उसकी इंटरनेट की सेवा है, उसका कम्युनिकेशन, उसका संचार कम हो जाता है। इसी वजह से आप समझ गए होंगे कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर सर्वर की क्या भूमिका होती है। जब तक आप जो भी सर्च करना चाह रहे हैं, आप जो भी मैसेज करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ सर्वर के थ्रू ही जा रहा है, वो सब कुछ सर्वर की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। इसलिए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सर्वर सभी की रिक्वेस्ट पूरी करता है और जब सर्वर डाउन हो जाता है, जब सर्वर पर लोड ज़्यादा पड़ जाता है या सर्वर को हैक कर लिया जाता है, तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट आती है उनको फुलफिल नहीं कर पाता और इसीलिए हमें एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसमें टाइम लगता है और हमारे कोई से भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो पाते। कोई भी जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, उस एप्लीकेशन के ऊपर वो परफॉर्म नहीं हो पाते। वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब देखिए, बहुत ही समय हमारे पास कम बचा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इसके बारे में आपने कभी ना कभी और तो पढ़ा ही होगा। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि उनको आसानी से चीज़ें समझ में आए। ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम थोड़ी सी बात करें ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, तो सबसे पहले किसी भी टर्म को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि उसका नाम क्या है। उसके नाम में उसका मतलब छुपा होता है। ऑप्टिकल और फाइबर, आजकल जियो का, एयरटेल का, इन सभी का लगभग जो है फाइबर कनेक्शन घर घर पे लग चुका है, अवेलेबल है मार्केट के अंदर। फाइबर कनेक्शन क्यों लगवा रहे हैं? जब ऑलरेडी ब्रॉडबैंड था हमारे पास तो हम फाइबर कनेक्शन क्यों लगवा रहे हैं? फाइबर कनेक्शन इसलिए लगवा रहे हैं कि फाइबर कनेक्शन से स्पीड अच्छी मिलती है, फाइबर कनेक्शन से स्पीड अच्छी मिलती है, फाइबर कनेक्शन से लेगिंग कम है और बड़ी मात्रा का जो डेटा है, बड़ी मात्रा में जो डेटा है वो कंज्यूम किया जा सकता है। उसके प्लान्स अच्छे आ रहे हैं। प्लान्स अच्छे क्यों आ रहे हैं? उस टेक्नोलॉजी की वजह से। प्लान्स अच्छे क्यों आ रहे हैं? उस टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आप देखें इसका टर्म ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश संबंधी और फाइबर का मतलब होता है रेशा। अगर हम हमारा जो मैसेज है उसको प्रकाश किरणों में तब्दील करते हैं, उसको प्रकाश किरणों में परिवर्तित करते हैं और फिर प्रकाश की किरणों के माध्यम से उसको भिजवाएं, उसको प्रकाश की किरणों के माध्यम से भिजवाएं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑप्टिकल फाइबर टेक्निक। समझ रहे हैं? सबसे पहले देखें आप इसकी संरचना को। इसकी संरचना में
एक तो ग्लास कोर होती है जिसमें से सिग्नल ट्रेवल होता है। एक तो ग्लास सबसे अंदर, इसका सबसे अंदरूनी पार्ट जो होता है, जो हमारे वायर्स आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के जो वायर्स हमारे पास आते हैं, उसकी परत दर परत अंदर कई सारी संरचनाएं होती है, जिसमें सबसे अंदर होता है ग्लास का कोर, उसके बाद होती है क्लैडिंग, उसके बाद होता है बफर, और फाइनली आउटर जैकेट। जो हमको दिखता है ऊपर से काला सा वायर ऑप्टिकल फाइबर का, वो रहता है आउटर जैकेट। आउटर जैकेट क्यों लगाई जाती है? आउटर जैकेट इसलिए लगाई जाती है ताकि बाहर का जितना जो भी एनवायरनमेंट, धूप, पानी वगैरह, इनसे उस ऑप्टिकल फाइबर की रक्षा की जा सके, वो उसका आउटर जैकेट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है बफर। बफर के नीचे होती है क्लेडिंग। बफर, बफर शब्द का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ों के बीच में। बफर शब्द का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ों के बीच में। बीच में जैसे जैसे कि सिक्किम, सिक्किम, तिब्बत और हमारे बीच में एक बफर स्टेट है। तिब्बत और हमारे बीच में, तिब्बत को यूँ मान लीजिए जैसे चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो चाइना और हमारे बीच में तिब्बत एक बफर स्टेट है। तो जब सिक्किम का विलय हुआ था तो भारत इसीलिए रखना चाहता था उसको, क्योंकि वो एज ए बफर स्टेट, जब भी दो चीज़ों के बीच में थोड़ी संवेदनशील स्थिति पे जो चीज़ रहती है वो बफर चीज़ कहलाती है। जैसे कि आउटर जैकेट और जो इसका कोर के पास वाला पार्ट है, जो अंदरूनी पार्ट है क्लेडिंग, उसके बीच में प्लास्टिक का बफर अवेलेबल है, उसके बीच में प्लास्टिक का बफर अवेलेबल है। इसके नीचे होती है क्लेडिंग और क्लेडिंग के नीचे होता है कोर। कोर ही वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से हमारा सिग्नल प्रकाश की किरणों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। अब इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पूछी जाती है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगर आपसे बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है समझेंगे हम। प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु ये जो है पतले बेलनाकार, आपने इनको देखा कि ये किस तरह से होते हैं, ये बेलन के आकार के होते हैं, पतले होते हैं, बहुत महीन, बहुत ही महीन होते हैं, 0.005 mm उसकी जो है मोटाई होती है, 0.005 mm। सिलिका कांच या प्लास्टिक से बने होते हैं, सिलिका कांच या प्लास्टिक से बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि काई से बने होते हैं, पतले होते हैं, महीन होते हैं, सिलिका कांच और प्लास्टिक से बने होते हैं। जो सिग्नल है जिसको हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जिसका संप्रेषण करना है, वो किसके माध्यम से होगा? प्रकाश की किरणों के माध्यम से होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि किस कंसेप्ट पे ये बेस्ड, एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए आप, जब भी प्रकाश की किरण, जब भी प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर का कोर है, ऑप्टिकल फाइबर का ये अंदरूनी जो भाग है ये ऑप्टिकल फाइबर का कोर है, ये ऊपर वाला जो भाग है ये क्लेडिंग है। इसके ऊपर का भी भाग याद है आपको, कोर, क्लेडिंग, बफर और आउटर जैकेट, इसको भी याद रखना है। अगर कहीं पे जो है रिटर्न में ऑप्टिकल फाइबर पूछ लिया जाता है साइंस में, जैसे आरएस मेंस में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कोर, क्लेडिंग, बफर और आउटर जैकेट। आउटर जैकेट जो धूप पानी से रक्षा करेगा वो आउटर जैकेट होता है। बफर दोनों के बीच में एक जाली सी लगी होती है ताकि आउटर जैकेट और उसके बीच में सही से सामंजस्य बैठ सके। इसके बाद क्लेडिंग और कोर, कोर के बाद क्लेडिंग क्यों लगाई जाती है? ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो सके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो सके। क्यों? जैसे ही प्रकाश यहाँ से गया तो या तो
प्रकाश निकल जाएगा या इधर आ जाएगा। हमको चाहिए कि हमारा जो सिग्नल है वो लंबी दूरी तक अपनी ऊर्जा की हानि किए बिना ट्रेवल करता रहे और जिस फॉर्म में वो चला था उसी फॉर्मेट में वहां तक पहुंच सके। तो उसके लिए क्या जरूरी है हमको? उसके लिए हमको जरूरी है क्लेडिंग को लगाना। अब क्लेडिंग क्यों लगाई गई? क्लेडिंग का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तन, ये जो इससे टकरा के वापस प्रकाश की किरण नीचे आ रही है, ये है परावर्तन। जब एक सरफेस से प्रकाश की किरण टकरा के वापस से अपनी दिशा बदल लेती है तो उसको परावर्तन कहा जाता है। क्लेडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है, या यूं समझिए कि कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। और इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर से कम ऊर्जा हानि के साथ हमारे संकेतों को प्रकाश किरणों में तब्दील करके हम भेज पाते हैं। ये क्लेडिंग का अपवर्तनांक कोर से ज्यादा है, कम है, इसको आप अच्छे से जो है रट लीजिएगा। अगर समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अच्छे से रटना है कि क्लेडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है। क्लेडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है और इसी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है और 100% प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट आता है जिस माध्यम में वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब कोर के अंदर। और लंबी दूरी तक भी ये बिना किसी बहुत कम ऊर्जा हानि के साथ ट्रेवल कर पाता है। यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक तो आउटर जैकेट, बफर, क्लेडिंग और कोर। जो ऊपर वाला डायग्राम है ये रिटर्न के हिसाब से ये वाला इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बिल्कुल सिंपल। और सेकंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बताता हुआ डायग्राम। बस यही दो चीजें हैं इसमें। अगर आपने ये दो चीजें लिख दी तो आप 60% इसको कवर कर लेंगे। दो डायग्राम से ही आपका 60% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपन कोर क्या चीज होती है। कोर कांच और प्लास्टिक से बना होता है। प्रकाशीय तंतु का सबसे भीतरी भाग होता है जिससे कि सिग्नल प्रसारित होता है। कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग से अधिक होने के कारण पूर्वांतरिक परावर्तन संभव हो पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस टॉपिक में यही है। कोर का अपवर्तनांक, मेरे साथ बोलेंगे दो बार, कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है और इसी कंसेप्ट पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ठीक है, अब देखिए क्लेडिंग क्यों लगाई गई? क्योंकि एक ऐसे मटेरियल की आवश्यकता थी जिसका अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम हो और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन संभव हो पाए, इसलिए क्लेडिंग लगाई जाती है। बफर, कोर और क्लेडिंग को अन्य भागों से पृथक करने के लिए, बफर लगाया जाता है। और जैकेट, सबसे बाहरी भाग जो बाहरी खतरों से बचाएगा। धूप है, बारिश है, किसी भी तरह का और जो डेंजर हो सकता है उसके लिए, उससे बचाएगा। अब देखिए आप, आखिरकार इसके लाभ क्या हैं? हमने देखा कि ब्रॉडबैंड की तुलना में इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर देखें सामान्यतया संचार, जो हमारा विद्युत के लिए हम कॉपर वायर को अच्छा मानते हैं, लेकिन कॉपर वायर से ये 25 गुना हल्का होता है और इसका वॉल्यूम लगभग 10 गुना कम होता है। मतलब एक तांबे के तार से 25 गुना हल्का और 10 गुना कम जगह घेरने वाला कौन है? ऑप्टिकल फाइबर। और प्रकाश अपने सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं काहे में? सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है इसमें। सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑप्टिकल याद करो, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश के रूप में, सिग्नल को प्रकाश किरणों के रूप में कन्वर्ट करके भिजवाया जाएगा। लंबी दूरी तक भिजवा सकते हैं, ऊर्जा कहाँ कम से कम होगा। बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले गुणवत्ता उच्च होती है। अगर तांबे के तार से हम कंपेयर करें तो 25 गुना हल्का होता है और 10 गुना कम स्थान घेरता है।
और अगर बैंडविड्थ की बात करूं तो अन्य संचार माध्यमों से अधिक होने के कारण सूचनाओं का संप्रेषण अधिक माध्यम से। देखिए बैंडविड्थ का सीधा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि बैंडविड्थ जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, ब्रॉडबैंड, बेस बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉडबैंड अभी हम समझ के आए। बैंडविड्थ जिसकी ज़्यादा होगी उसमें डेटा की कैपेसिटी के आधार पे 3 तरह का वर्गीकरण किया था कम्युनिकेशन सिस्टम का, बेस बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड की कैपेसिटी ज़्यादा थी। कैपेसिटी ज़्यादा क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा है। अगर इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा हम मात्रा में डेटा का संचार कर पाएंगे। और ऊर्जा का ह्रास नगण्य, ऊर्जा का ह्रास नगण्य क्यों हो पा रहा है? ऊर्जा का ह्रास नगण्य इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊर्जा का ह्रास नगण्य क्यों हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। इसकी बैंडविड्थ की अगर मैं बात करूं, आपको 0.005 mm पतली नलिका जो कोर होती है उसमें उससे लगभग 10,000 टेलीफोन लाइनों को संचालित किया जा सकता है एक वायर से। एक वायर से इतनी सारी टेलीफोन लाइंस का काम किया जा सकता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आज के समय में ये चल भी रहा है। अब देखिए इसका उपयोग, देखिए आप रियल लाइफ में आप जो सजावटी सामान देखे होंगे आपने, उनमें इस तरह का सामान जरूर देखा होगा। ये सब जो रेशे निकले रहते हैं जिसके ये प्रकाश का स्रोत और अपने ये एंड पे प्रकाश शो हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब छोटे छोटे ऑप्टिकल फाइबर्स के वायर हैं। ये सब छोटे छोटे ऑप्टिकल फाइबर्स के वायर हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सजावट के रूप में। दूसरा, किसी को अगर पेट में अल्सर या किसी तरह की गैस्ट्रोलॉजी संबंधी कोई समस्या होती है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंडोस्कोपी करवाने का उनको सजेस्ट करते हैं, एंडोस्कोपी की सजेस्ट करते हैं। अब वो एंडोस्कोपी कैसे होती है? एंडोस्कोपी देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू एंडोस्कोपी की जाती है, जिसमें एक में तो कैमरा डाला जाता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कैमरा डाला जाता है यहाँ पे, और मुंह के अंदर जैसे कैमरा डाला जाता है तो एसोफेगस, अपनी जो भोजन नली है, भोजन नली में ओके ये अपना स्टोमक मतलब आमाशय, आमाशय से आगे चला जाता है। आगे तक भी देख सकते हैं अपन। ये इतना बारीक और इतना सटीक सूचनाएं बिल्कुल मॉनिटर पे देखी जा सकती है कि अंदर क्या हो रहा है, तक क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। तो देख लेते हैं इसके फायदे जल्दी से। तो सबसे पहला, सूचना के संचार में इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, सूचना के संचार में इसका प्रयोग किया जा रहा है। हमारे घर पे जो इंटरनेट आ रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से आ रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो एंडोस्कोपी और लेजर थेरेपी में भी काम में आता है, एंडोस्कोपी में भी काम में आता है। सजावट के सामान पे देख लिया हमने। सजावट के सामान के तौर पे तूफान, चक्रवात या कहीं पे आपदा जैसी स्थिति अगर आ जाती है, तूफान, चक्रवात या आपदा जैसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पे तीव्र संचार के लिए क्या कर सकते हैं हम? ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं ताकि राहत सामग्री को जल्दी पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपदा प्रबंधन में। इसका उपयोग कहीं में हो गया? आपदा प्रबंधन में। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है या कोई कमी भी है? कोई सी भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं हो सकती जिसमें कोई कमी नहीं हो, तभी तो एडवांसमेंट चलता है। हर विज्ञान नहीं रुकता, एडवांसमेंट चलता ही रहता है। नई नई खोजी होती रहती है क्योंकि उन्हीं की जो कमी होती है उसको आगे उसका जो है निराकरण किया जाता है, उनका निस्तारण किया जाता है। तो सबसे पहली इसकी जो कमी है, जैसे भारत में इसके लिए सभी के सभी जो इसको बनाने के लिए जो तत्व चाहिए वो नहीं मिलते हैं, तो हमें इसके लिए इम्पोर्ट पे निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, अगर आप इसका नेगेटिव पॉइंट देखें तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो नॉर्मल वायर से ज़्यादा है। तीसरी, अगर आप इसकी जो कमी देखें वो ये है कि इसका जो मेंटेनेंस है, क्योंकि ये 0.005 mm का है, मतलब बहुत पतला होता है और बारीक होने की वजह से ये आसानी से टूट जाता है। मकर संक्रांति के दिनों में जिसके भी ऑप्टिकल फाइबर के वायर होते हैं वो मांझे से कट जाते हैं।
भांजे से वो ऑप्टिकल फाइबर का वायर कट जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से फ्रेजाइल होता है, भंगुर होता है, पतली संरचना होने के कारण आसानी से टूट जाता है। और एक वायर को वापस अगर इतने सूक्ष्म लेवल पे वापस जोड़ना है, उसी वायर को, जो वायर टूट गया है उसको उसी सूक्ष्म लेवल पे जाके अंदर के कोर को कोर से मिलाना पड़ेगा, तभी जाके कम्युनिकेशन पूरा हो पाएगा। इतने माइक्रो लेवल पे जाने के लिए, इतने माइक्रो लेवल पे काम करने के लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब नॉर्मल आदमी या अर्धकुशल या अकुशल व्यक्ति इसको डील नहीं कर सकता, इसके लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट भंगुरता, कांच जैसी संरचना प्लास्टिक सिलिका वगैरह से बना होता है, इसलिए भंगुर होता है। लागत इसकी ज़्यादा होती है। मानव संसाधन, मैंने बताया आपको, कोर को जब भी इसको जो डील करेगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके कुछ घटकों के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। ओके, क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने आज जो पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल देखे। एनालॉग डिजिटल सिग्नल में क्या देखा कि कंटिन्यूस संकेत होते हैं, अचानक परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं, इनकी गुणवत्ता कम होती है, शोर अधिक होता है, ऊर्जा की हानि अधिक होती है, प्रकृति सरल होती है, साइन वेव से होते हैं। इसका अपोजिट उसमें कर देंगे, बस 0-1 से वो डिफाइन किए जाते हैं। ब्लॉक वेव से उनको जो है निरूपण किया जाता है, उनकी प्रकृति जटिल होती है, उनकी गुणवत्ता अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, शोर कम होता है और ऊर्जा की हानि कम होगी। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग, हमारे जो टीवी के अंदर बहुत सारे एक ही वायर से बहुत सारे चैनल आ रहे थे, उन चैनल्स में से हम एक चैनल चूज करके देख पा रहे थे। वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा था? बहुसंकेतन की वजह। बहुत सारे संकेत, बहुत सारे सिग्नल्स एक वायर के अंदर आ गए और वो एक वायर के अंदर वापस हमारे रिसीवर एंड पे, कस्टमर एंड पे उनको वापस से डीमल्टीप्लेक्सर की सहायता से ओरिजिनल संकेत प्राप्त करके और मल्टीपल चैनल्स देख सकते हैं, हम अपनी पसंद का चैनल देख सकते हैं। इसके बाद संचार तंत्र, होस्ट के आधार पे पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर, समझ गए होंगे आप। माध्यम वायर्ड और वायरलेस, दूरी के आधार पे पेन, लेन, मेन, वेन, और पहुंच के आधार पे, पहुंच में आप एक और ऐड कर लीजिएगा, इंट्रानेट, पहुंच पे इंट्रानेट और ऐड कर लीजिएगा, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट। ठीक है, इसके बाद क्षमता के आधार पे बेसबैंड, वॉइस बैंड और बेसबैंड, वॉइस बैंड, ब्रॉडबैंड। हम कौन सा यूज करते हैं सामान्यतः? ब्रॉडबैंड। कैपेसिटी ज़्यादा होती है ब्रॉडबैंड की, बैंडविड्थ ज़्यादा होने के कारण। होस्ट के आधार पे देख लिया हमने, पीयर टू पीयर होता है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है। ऑप्टिकल फाइबर देख लिया, प्रकाशीय तंतु देख लिया हमने। सबसे अंदर कौन सा होता है? कोर होता है। कोर के ऊपर क्लेडिंग, क्लेडिंग के ऊपर प्लास्टिक बफर और उसके ऊपर आउटर जैकेट। आउटर जैकेट क्या करेगा? बारिश से, आपके जो धूप से, इन सब से उसका बचाव करेगा। बफर क्या करेगा? आउटर जैकेट को और अंदरूनी जो पार्ट हैं उसके, उनको अलग करेगा। क्लेडिंग क्यों लगाई जाती है? क्लेडिंग इसलिए लगाई जाती है क्योंकि क्लेडिंग का अपवर्तनांक जब कोर के अपवर्तनांक से, वापिस मेरे साथ दोहराइए, क्लेडिंग का अपवर्तनांक जब कोर के अपवर्तनांक से कम होता है तभी इसका मेन फंक्शन, मेन कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो पाता है। तो क्लेडिंग क्यों लगाई गई? क्योंकि एक ऐसा मटेरियल लगाना था जिसका अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम हो, और उसी वजह से ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पे। यह आपको डायग्राम याद रखना है। प्रकाश यहाँ से जाता है, क्लेडिंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाशीय तंतु में से कम हानि के साथ सिग्नल लंबी डिस्टेंस तय कर पाता है। इसके 4 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कोर है, क्लेडिंग है, बफर है और आउटर जैकेट है। प्रकाशीय तंतु के लाभ आपने देख लिए। 25 गुना हल्का होता है, संचरण की गुणवत्ता उच्च होती है, ऊर्जा का ह्रास कम, अधिक मात्रा में, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और लास्ट में इसका उपयोग कहाँ कहाँ? एक तो सजावट के तौर पे, एंडोस्कोपी के तौर पे, लेजर थेरेपी के तौर पे, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किया जा सकता है।
चुनौतियाँ क्या-क्या थी? चुनौतियाँ ये थी कि हमारे पास मटेरियल जो है सारा अवेलेबल नहीं है, हम आयात पर निर्भर हैं, उच्च कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता है, इसकी लागत ज़्यादा है और सिलिका काँच जैसी मटेरियल से बने होने के कारण ये थोड़ा फ्रेजाइल है। इसका नेचर कैसा है? भंगुर है, फ्रेजाइल है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा समय हो चुका है। धन्यवाद बने रहने के लिए। इस ऐसे ही आप जो है तैयारी करते रहिए और विश्वास रखिए आप, आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, अच्छे से अच्छा। धन्यवाद।